अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है बेसिकली हैं क्या? ये वो डिजीज़ हैं जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू फैलती हैं, और इन्फेक्शियस एजेंट जब कोई फिज़िकल बैरियर्स जो हैं, ये स्किन का हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हो, या लंग के एपिथेलियम है, उसको क्रॉस करते हैं, और उसके बाद जो इम्यून सिस्टम है अगर वो उसको टैकल नहीं कर पाता तो आपको इंजरी और डिजीज़ जो है वो होती है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ कॉमन है और कुछ जो है वो डाइवर्सिफाइड हैं ड्यू टू जियोग्राफिकल रीजन्स और डाइवर्सिटी। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है कि कॉन्टीन्यूसली म्यूटेट करते रहते हैं, तो लिहाजा बाद दफ़ा ये होता है कि उनकी वैक्सीन्स या उनकी ट्रीटमेंट को तलाश करना ज़रा मुश्किल होता है, और इसमें HIV जो है वो एक सहर फहरिस्त है। ठीक। अच्छा, अब जिस तरह एडवांसमेंट हुई है, जिस तरह तरक्की हुई है ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, टेस्ट नए नए आ रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ डिजीज़ हैं जो कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट रेडिकेट हो चुकी हैं या कम है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रेसी, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, मीजल्स, पर्टूसिस, मलेरिया, एमीबियासिस या निमोनिया, ये बहुत कम है डेवलप्ड नेशंस में एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस जिस तरह हम लोग हैं। यहाँ क्योंकि यही डिजीज़ जो है, ट्यूबरकुलोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, इवन के एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एमीबियासिस भी जो है विलेजेस वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से एब्सेस वगैरह बनती है। वैक्सीन ऑब्वियसली हम लोगों ने की हैं, और बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हैं जो कि प्लानट से रेडिकेट कर चुके हैं, जिसमें स्मॉल पॉक्स है, पोलियोमाइलाइटिस है। अनफॉर्चुनेटली पोलियोमाइलाइटिस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बैंड्स में अभी स्टिल परसिस्ट कर रहा है। पर्टूसिस और मीजल्स जो है वो भी बहुत कम कर दी है। रेयर वायर जो केसेस होते हैं, लेकिन ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुकी है डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्यों सबसे हाई रैंक किया जाता है? क्योंकि एक तो ये मोर्टेलिटी बहुत कॉज करती है, ठीक है, मॉर्बिडिटी भी इनकी वजह से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक का हम लोगों ने जुडिशियस यूज़ शुरू किया तो उसके साथ रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स आने लगे। उसमें एक एग्जांपल MRSA स्ट्रेन्स हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस के, जिन्हें मेथिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स कहा जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के। इसी तरह इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट्स हैं, जिस तरह रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, हेपेटिक ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट किसी एंडोक्राइन ट्यूमर वगैरह की वजह से ले रहे हैं, तो उस वजह से ये होता है। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, SLE है, उनकी वजह से भी जो है आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस हैं जो कि नॉर्मल पर्सनस को नहीं होती, ये उन पर्सनस को हो जाते हैं जर्म्स, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में है। ये उन पर्सनस को होते हैं जो पर्सन जो है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उनमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिसमें HIV एक सबसे बड़ा कॉज है। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी हैं, नोज़ोकोमल इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। HIV की जिस तरह बात की है। अच्छा, एक इसमें बड़ा एक स्पेसिफिक्स है कि जो एक ना प्रायन प्रोटीन रिलेटेड है, ठीक है, ये एक मॉडिफाइड जो है इन्फेक्शियस होस्ट प्रोटीन है जो कि CNS में ज़्यादातर पाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह ट्रांसमिट होते हैं जिस तरह इन्फेक्शियस पार्टिकल, लेकिन इनका ये ना न्यूक्लिक एसिड को लैक करते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल जो है वो स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफलोपैथी है, जिस जो है, या बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफलोपैथी, जिसे मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है। इसके अलावा क्रिस्टस जैकब डिजीज है, CGD डिजीज जो है, ये ऑल डिजीजेज आर रिलेटेड टू डिफरेंट प्रायन प्रोटीन्स। अब जो एजेंट है वो बैक्टीरिया भी हैं, वो वायरसेस भी हैं, प्रायन्स भी हैं, फंगाई भी हैं, इवन के पैरासाइट्स भी हैं। पैरासाइट्स भी इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं, और दे हैव डिफरेंट डायमीटर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्म्स का जो डायमीटर दैट इज 10 डेसिमल सेंटीमीटर टू 10 मिलीमीटर,
और इस तरह माइक्रोमीटर्स तक और एंगस्ट्रॉम्स तक चला जाता है, यानी कि स्मॉल स्मॉल साइज होता चला जाता है। एस्क्रीज का सबसे बड़ा साइज हो सकता है 1 मीटर तक जाता है, एस्क्रीज का इतना बड़ा हो जाता है वो। और जो है अमाइनो एसिड या प्रायॉन्स जो है दैट गोज टू नैनोमीटर्स, इतने छोटे भी होते हैं और ये ऑब्वियसली नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। पैरासाइट्स जो हैं जिनका डायमीटर, जिनका जो है लेंथ ज़्यादा होती है वो नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि जो आपके जो वायरॉन है पार्टिकल्स हैं या प्रायॉन्स हैं वो आपको नज़र नहीं आते। अच्छा, अब डिजीज़ की सेवेरिटी डिपेंड करती है एक तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि इनॉकुलेट करते हैं। जो आप जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे आपके अंदर, वो बेशक रेस्पिरेटरी ट्रैक में आए, वो बेशक जीआईटी ट्रैक में आए, वो जितने ज़्यादा इंक्यूबेट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको अब टाइम के साथ अगर आप प्लॉट करें तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड, जिसका मतलब ये है कि सिम्टम्स नहीं है बट ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीप्लाई। उसके बाद प्रोड्रोमल पीरियड आता है अर्लीस्ट, जिसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम जो कि डिजीज से रिलेटेड नहीं होते या आप किसी डिजीज की साइड पे पॉइंट नहीं कर सकते। जिस समय दर्दें शुरू हो गई, बुखार हो गया, खांसी शुरू हो गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन लंग्स में है। ठीक है, वो गला भी ख़राब हो सकता है, वो हो सकता है इंटेस्टाइनल भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये खांसी और बुखार वगैरह हो जाए। उसके बाद टिपिकल साइन सिम्टम्स आते हैं जो कि पॉइंट करते हैं, जिस तरह जॉन्डिस हो जाता है, पता चलता है जी लिवर का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इचिंग शुरू हो जाती है तो मतलब है कि लिवर का प्रॉब्लम है। और जो है ना अल्कलाइन अगर फॉस्फेटेज रेज किया है तो बाइल डस्ट का भी प्रॉब्लम है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता विद ट्रीटमेंट जो है आप इनिशिएट जब करते हैं तो उसके साथ सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद या तो रिकवरी में चले जाते हैं या इधर इट्स गोज ऑन क्रॉनिक फेज। बाज़ दफ़ा ये होता है कि या तो लोड इतना ज़्यादा होता है कि एंटीबायोटिक्स या ट्रीटमेंट से आप सेटल नहीं कर पाते, या फिर ये होता है कि ट्रीटमेंट से सही टाइम पे इनिशिएट ही नहीं की होती, जिसकी वजह से जर्नलाइज सेप्टिसीमिया या जर्नलाइज इन्फेक्शन तमाम जिस्म में ब्लड के थ्रू जो है इन्फेक्शन पहुंच जाती है और ये बड़ी डेंजरस कंडीशन हो जाती है। ऑब्वियसली हम लोगों के पास ड्रग्स हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, एंटीबायोटिक्स हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन हैं। ठीक है, इमीपेनम्स हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त जो है ना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके बाद ये होता है कि अगर आप सेप्टिसीमिया नहीं ठीक करते तो मल्टी ऑर्गन फेलियर्स और अल्टीमेटली डेथ है। लिहाजा इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो डेंजरस नहीं है, उनको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इनका इन्फेक्शियस एजेंट्स का ना कुछ रिलेशनशिप है हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ। माइक्रोबायोम्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो जो ह्यूमंस के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिजाइड कर रहे हैं वो हार्मफुल हैं या वो जो है हमें बेनिफिट दे रहे हैं। दे आर ऑल माइक्रो बायोटा ऑफ ह्यूमंस, जो कि कहते हैं कि आजकल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कि जी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये डिजीज स्टेट बॉडी में जो है वो दैट इज़ इम्बैलेंस बिटवीन दिस माइक्रोबायोटा। कभी अच्छे वाले कम हो जाते हैं या बुरे वाले ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, या म्यूटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिजीज़ कॉज करते हैं। अच्छा, अब इनका ह्यूमन बॉडी के साथ अगर आप रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो सिम्बियोसिस है। एक रिलेशनशिप ऐसे हैं जहाँ कोऑपरेटिव है जो दो डिसिमिलर। सिम्बियोसिस भी है, हम लोगों के अंदर सिम्बियोसिस पाई जाती है जिसमें बहुत सारे गट बैक्टीरिया हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं विटामिन के को। ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया का एंटीबैक्टीरियल थेरेपी ज़्यादा ली जाए तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं जिसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी और उसके बाद आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसी तरह सेप्रोफाइटिज्म है जिसमें जो है ना डेड टिश्यूज़ पे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिस तरह गैंग्रीनस टिश्यूज़ में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं ज़्यादा, इसीलिए गैंग्रीनस में जो स्मेल आती है वो हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं जो गैसियस जो एक्सचेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स उस वजह से होती है। उसके अलावा म्यूचुअलिज्म है जिसमें दोनों को बराबर फ़ायदा पहुंच रहा होता है। अगर गट बैक्टीरिया आपसे फ़ायदा ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा पहुंचा भी रहे हैं। कमेंसलिज्म है जिसमें एक फ़ायदा लेता है ऑर्गेनिज्म और दूसरा अनइफेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अलावा पैरासिटिज्म है जिसमें पैरासाइट्स हैं हम लोगों के पास। मलेरियल पैरासाइट एक बहुत कॉमन है जिसमें एक फ़ायदा उठाता है और दूसरे को नुकसान पहुँचता है, जिस तरह ह्यूमन्स को नुकसान पहुँच रहा है। अब हम बात करते हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन की। अच्छा, चेन ऑफ ट्रांसमिशन जिसका मैंने आपके साथ अभी एक कोविड-19 की भी वीडियो शेयर की थी
तो उसमें रिजर्वायर ऑफ पैथोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब ये रिजर्वायर जो है ये ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, अगर एक को इन्फ्लुएंजा वायरस है तो वो दूसरे को छींके से स्नीजिंग से पहुंचा अगले को ट्रांसमिट कर सकता है। कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह रेबीज है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है जिस तरह मॉस्किटो जो कि मलेरिया कर रहा है, और इसके अलावा सॉइल भी एज अ रिजर्वायर बिहेव करती है, जिस तरह एंट्रोबायोसिस या अमीबियासिस या टेप वर्म्स हैं, ये सारे सॉइल की वजह से आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रूट ऑफ इन्फेक्शन, अब किस तरह हो रहा है, म्यूकोजा के जरिए पहुंच रहा है, स्किन के जरिए अंदर जा रहा है, उसका रूट ऑफ एंट्री क्या है, ठीक है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे जा रहा है, वो आईवी ट्रांसफ्यूजन के जरिए जा रहा है, वो इवन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जा रहा है, ये सारे जो है दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, अब मोड है, रूट तो ये ना कि रास्ता किस तरह है, कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, उसके बाद ये है कि कैसे, रास्ता तो उन्होंने लिया लेकिन कैसे लिया। अब इसमें जो है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट भी है, ड्रॉपलेट स्प्रेड भी है, इसमें एरोसोलाइज भी इन्फेक्शंस हैं, तो ये सारा जो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद आपको जब ट्रांसमिट होना होता है तो नुकसान पहुंचाने के लिए एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसकी इम्यूनिटी कम हो। ओल्ड एज पीपल, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, इनको ज़्यादा जल्दी हो जाएगा वो इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो नॉर्मल और ओल्ड या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में एक जैसी ही होती है। जैसे मलेरिया है, मलेरिया कौन सा ये देखता है कि जी मलेरिया पैरासाइट के जी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, उसे रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना, रेड ब्लड सेल्स को लीक करना है, ख़राब करना है, तो वो रेड ब्लड सेल्स जहाँ होंगे तो करेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी सोचने वाली आपकी बात है, क्या वो पेशेंट जो एनीमिक होते हैं उनमें जो मलेरियल पैरासाइट है वो ज़्यादा तबाहियाँ क्रिएट करता है या उनमें कम करता है, ये भी ज़रा सोचें कि इसमें क्या है। एनीमिक पेशेंट्स हो सकता है कि कम एक्वायर करते हैं मलेरिया, या हो सकता है कि उसमें रेड ब्लड सेल कम है तो जितनों को वो एक्वायर करता है मलेरियल पैरासाइट वो उन सारों को करता है, तो ये आपने करना है। अब ट्रीटमेंट जब आप करने लगते हैं ना, तो लिहाजा एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं जो WHO रिकमेंड कर रहा है, जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ की डोमेन्स में आते हैं, वो ये करते हैं कि जी इन्फेक्शियस एजेंट्स अब दो तरह से हैं। एक तो वो इन्फेक्शियस एजेंट जिसकी शायद ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। बाद में होता है कि कुछ की ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होती, उसमें आइसोलेशन, क्वारंटाइन और कम्युनिटी जो है उसको जो है गैदरिंग को रोकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फेक्शियस जो है ना एजेंट की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कहाँ हम ब्लॉक कर सकते हैं। ये इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस की है कि इट स्टार्ट फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्टेड पेशेंट है वो एज ए रिजर्वायर बिहेव करता है, पोर्टल ऑफ एंट्री है वो लंग्स में, जो ऑब्वियसली ये जो है रिजर्वायर है। अच्छा, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो है वो GIT ट्रैक को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वो आपके CNS को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम को भी इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजर पोर्ट ऑफ एंट्री जो है वो लंग्स है। उसके अलावा स्प्रेड है, एरोसोलाइज, छींके मार रहे हैं, खांस रहे हैं स्पेशली, उसकी वजह से ये जो है कोई ससेप्टेबल होस्ट है जो करीब होगा, इम्यून सप्रेस्ड है या कोई और है, उसको आप ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, पहले ही कोई ट्यूबरकुलोसिस का, तो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। अच्छा, इन्वेजन ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये कि बैरियर फर्स्ट लाइन और डिफेंस जो है वो आपका स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको तोड़ के इन्होंने अंदर आना है, ब्लड स्ट्रीम तक जो है वो अप्रोच करना है। उसके बाद मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस के अलहदा हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये भी कैपेसिटी पाई जाती है कि उनकी प्रेफरेंस ऑर्गन प्रेफरेंसेस भी है। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मलेरिया, पाइलोनेफ्राइटिस है जो किडनी की इन्फेक्शन है, मम्स है, हेपेटाइटिस है, ये ऑर्गन प्रेफरेंसेस भी हैं, लेकिन इनका मेन स्प्रेड जो है वो आइदर थ्रू लिम्फ नोड्स हो सकता है या ब्लड स्ट्रीम में जो है ना इनका मेन जो है ना रूट ऑफ स्प्रेड है। अच्छा, अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें हमने फिर ये देखना है कि इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो कितना के सिवियरली इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसमें एक तो ये कि मोड ऑफ एंट्री जो है वो बड़ा काउंट कर सकते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू जा रहा है, इनॉकुलेशन है, इनहेलेशन के जरिए है, या पेरीनेटल वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, या कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर है, ये वो सारे मोड ऑफ एंट्री जिनके जरिए आप तक जो है ना इन्फेक्शियस एजेंट्स पहुँचते हैं। इसके अलावा उसका स्प्रेड किस तरह हो रहा है, ठीक है, सुपर इम्पोज भी होता है कि एक होता है तो दूसरी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी जो है बॉडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा उसकी विरुलेंस क्या है। विरुलेंस का मतलब ये है कि वो कितने डेंजरस उसके स्टेन्स हैं। क्लिस्ट्रीडियम डिप्थीरिया है, ई कोलाई है, उसके डिफरेंट स्टेन्स हैं। कुछ डेंजरस स्टेन्स हैं और कुछ जो है ना ज़रा लेस डेंजरस स्टेन्स हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया अपने सिर्फ प्रोटीन्स के अलावा वो कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की जो कि नुकसान करती हैं। ऑर्गेनिज्म शायद इतना खुद नुकसान नहीं करता जितना उससे निकले हुए, जिस तरह क्लोस्ट्रीडियम वेल्शाई है उसमें से हेलोरानिडेस निकलता है, वो नुकसान करता है। स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकोकाई का स्टेफ्लोकाइनेज है और कोगुलेज है जो कि स्टेफ्लोकोकाई, ये सारे जो हैं वो नुकसान करते हैं। ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जिससे हमने पहले भी बात की थी कि विंड वाटर है, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स के ज़रिए स्पोर्स भी आपको जा सकते हैं। एनिमल एज ए वेक्टर्स बिहेव कर सकते हैं। और जोनोटिक हो सकती है जिसमें बुबोनिक प्लेग है, मलेरिया है या डेंगू है। डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एयरबॉर्न और फीको ओरल जो रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्प्रेड के। अब होस्ट में क्या होता है? फिजिकल बैरियर अगर ब्रेक है कंटिन्यूसली, अगर स्किन पे पहले ही जख्म लगा वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा है। वूंड्स जो हैं बड़े वूंड्स हैं, स्लफिंग हुई हुई है, तो उसमें आपको ज़्यादा जो है ना नुकसान पहुँच सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं ज़्यादा। केमिकल बैरियर्स हैं, उसमें म्यूकस सिक्रीशंस अगर कम हो जाती हैं, जिस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें जो है आपके जो है सरफेक्टेंट जो है लंग्स में कम बनता है क्लोराइड चैनल की एबनॉर्मलिटी की वजह से। उसमें क्या होता है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, सिक्रीशंस ठीक हो जाती हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादा रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं। इसके अलावा अगर ड्रेनेज रुक जाए, अगर रेस्पिरेटरी, अगर आप जिस तरह स्मोकर्स होते हैं उनमें ये होता है कि सीलिया जो है वो ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनको कफ करने में प्रॉब्लम होता है। इस तरह जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो जाए तो सिक्रीशंस एक्यूमुलेट करने लग जाए तो वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा आपकी डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव आप ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं तो वो बहुत नुकसान करती हैं, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आते हैं तो ऑब्वियसली इम्यूनो जो है पैथोलॉजी उसमें हम ज़रा देख लेंगे कि आपकी बैरियर इम्यूनिटी है, जिससे आपको पहले भी बताया, म्यूकस है, आपका स्किन है, आपके जीआईटी ट्रैक में एसिडिटी है स्टमक के अंदर। इसके अलावा आपकी सबसे इनेट इम्यूनिटी में आपके कुछ सेल्स हैं जो कि मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रोटिक सेल्स हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले आते हैं। और फिर यही सेल्स जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर बिहेव करके आपके टी सेल्स को और बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। बी सेल्स स्पेसिफिक हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। टी सेल्स जो हैं तो बी सेल्स को हेल्प भी करते हैं, वो बेशक CD4 सेल्स हों। इसी तरह CD8 सेल्स हैं जो कि आपके डायरेक्ट सेल किलिंग करते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल किलिंग। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए मेथड्स हम लोगों के पास बहुत हैं। हम लोग जो मेथड्स यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट स्टेन्स यूज़ करते हैं। उसमें ग्राम स्टेन्स है, एसिड फास्ट स्टेन है माइक्रोबैक्टीरिया के लिए, जेम्सा स्टेन्स हैं। फंगाई के लिए हम सिल्वर स्टेन, पियोडिक एसिड स्किफ स्टेन और म्यूसिकार्मीन स्टेन यूज़ कर रहे हैं। पैरासाइट्स के लिए जेम्सा, पियोडिक एसिड स्किफ यूज़ कर रहे हैं। अमीबा के लिए सिल्वर स्टेन जो है नीमोसिस्टस क्रेनाई नमूनिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। कल्चर हम कर सकते हैं, फिश एनालिसिस है, DNA जो एनालिसिस है, सीक्वेंसिंग है वो कर सकते हैं, PCR रिएक्शंस ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो आपको इस टेबल में से ही याद रखना है कि बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स के लिए हम कौन कौन से स्टेन्स किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी तस्वीरें देख लेते हैं। इसमें आपको बैक्टीरियल जो है वो कॉलोनीज जो है वो नज़र आ रही हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू से, दीज आर गैंग्रीन फुट में, इसमें ये बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं। इसी तरह आपको ट्यूबरकुलस बैसिलाई जो है ये रॉड शेप जो है ये नज़र आ रहे हैं, जो आपने ZN स्टेनिंग पे आप देख रहे हैं। इसी तरह HPLRI जो है ये आपको एंट्रम के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये जो है जहाँ रेड डॉट ये आपको नज़र आ रहे हैं एंट्रल बायोप्सी में, जेम्सा स्टेन, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन है दैट इज़ 100x।
इसके अलावा आप एस्पेरिजिलस को देख सकते हैं। इसमें एस्पेरिजिलस के आपको जो है प्योरिक एसिड्स के स्टेन में नज़र आ रही है। एस्पेरिजिलस के ये जो आपको ब्लूइश नज़र आ रहे हैं, दीज आर और एस्पेरिजिलस। ठीक, इसके अलावा आप न्यूसीकार्मीन स्टेन पे देखें तो क्रिप्टोकोकाई आपको नज़र आएंगे। क्रिप्टोकोकाई ये जो है दीज आर क्रिप्टोकोकाई, ये आपको क्रिप्टोकोकाई जो बलून शेप जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर क्रिप्टोकोकाई। इसके अलावा म्यूकोरमाइकोसिस आपको जेंसा स्टेनिंग में आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये ब्लूइश जो आपको स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर म्यूकोरमाइकोसिस जो कि लंग एब्सेस से इन्होंने आइडेंटिफाई किए हमें इस स्लाइड के अंदर। डिफरेंट डिजीज़ हैं, उनके डिफरेंट एटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं। इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसे हैं जो कि आपने याद रखें, जो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रैक्टिस में। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाइड, प्लेग, एंथ्रेक्स, वूपिंग कफ, इसके अलावा गोनोरिया, कॉलरा, शेगेला, डिप्थीरिया, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ के ज़रा पता होना चाहिए कि गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस कर रहा है, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, बॉटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम है, क्लोस्ट्रीडियल फूड पॉइजनिंग में क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस है, इसी तरह नेक्रोटाइजिंग एंटोरिकोलाइटिस जो बच्चों में होता है उसमें क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा सिफिलिस का ट्रेपोनोमा पैलिडम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का तो आपको वैसे ही पता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, अब यहाँ आपने ये सोचना है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम क्या करता है, ठीक है, और माइक्रोबैक्टीरियम का और कौन कौन से स्ट्रेन्स। अब यहाँ बात हम करते हैं प्लेग के मतलब। सबसे बड़ा किलर था 14th सेंचुरी में, ब्लैक डेथ भी इसे कहा जाता है। वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट 1000-3000 केसेस एनुअली रिपोर्ट होते हैं प्लेग के अभी भी। और ये अच्छा, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस हम देखते हैं तो इट इज़ कॉल्ड बाय येरसीनिया पेस्टिस, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है। ज़ूनोटिक डिजीज़ है, ट्रांसमिशन है फ्रॉम रोडेंट्स, रैट्स हैं इसमें प्राइमरीली, लेकिन इसके अलावा जो है ना स्क्विरल्स और रैबिट्स भी जो है वो इसको जो है ना ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, ट्रांसमिट का होता है कि आपको एक जो है ना रैट फ्ली जो है ना या इनहेलेशन के ज़रिए एक्वायर करता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसके बाद जो है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स में पहुंच जाता है। वहाँ ये इसको फेगोसाइटोसिस किया जाता है बाय फेगोसाइटिक सेल्स, प्रोलिफरेट करता है और आपको ना टेंडर लिम्फेडिनोपैथी होती है, मतलब आपकी जो गिल्टियाँ होती हैं ना जो बनती हैं वो ज़्यादा दर्द वाली होती हैं। टेंडर का मतलब होता है कि दे आर पेनफुल ऑन टच। 24 आवर्स टू 48 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होती तो उसके साथ ही चिल्स, फीवर शुरू हो जाता है, मसल एक्स एंड पेन्स शुरू होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग होता है और तबीयत बहुत ज़्यादा भारीपन और ख़राब होने लग जाती है। अगर आप इसको इस वक्त ट्रीट नहीं करते तो इस वक्त ये है कि DIC से डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन की वजह से 1 से 2 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। और इसके अलावा आपको ये जब DIC शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ना आपको हेमरेज शुरू होते हैं, पिन पॉइंट, जिस तरह हेयर पिन अपीयरेंस टाइप होते हैं, जिस तरह आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें आपको ब्लड नज़र आएगा तो वो बहुत जो है ना माइन्यूट से छोटे से होंगे। इसके अलावा इकाइमोसिस होते हैं जो कि बड़े पैचेस हैं जो स्किन के नीचे ब्लीड कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली इट लीड्स टू गैंग्रीन। इसकी वजह से इसको ब्लैक प्लेग का जो है नाम दिया गया। जनरलाइज टॉक्सीमिया हो जाता है। अच्छा, जब ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जब DIC हो रहा होता है या प्रोस्टेशन वॉमिटिंग शुरू होती है, इट मीन्स के पेशेंट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। ये अपनी स्पीशंस के ज़रिए या क्लोज कंटेक्ट के ज़रिए जो है ना, या उसको कोई किसी ने फ्ली ने काट लिया है या वो एक कोई आर्थ्रोपोड है उसको काटेगा तो आगे वो ट्रांसमिट कर सकता है। प्लेग में ये सीनियर पेस्टिस जो है दो टॉक्सिन्स जो है एलिसिट करता है, एक पेस्टिसिन है, एक लाइपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन है। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं कि डिजीज़ किस तरह है प्रेजेंट करती है। तो डिजीज़ 4 स्टेजेस में प्रेजेंट करती है, 4 डिफरेंट टाइप से। बुबोनिक प्लेग बहुत कॉमन है, इसके अलावा सेप्टिसिमिक प्लेग है, टाइफाइडल प्लेग है, निमोनिक प्लेग है। नाम से जाहिर है कि ये प्लेग जो है ना किन किन सिस्टम्स पे इफेक्ट करते हैं। बुबोनिक प्लेग नॉर्मली जो इसके साइन सिम्टम्स स्किन पे नज़र आते हैं। सेप्टिसिमिक प्लेग जो है डेंजरस है काफ़ी ज़्यादा, ये ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड करती है इन्फेक्शन। टाइफाइडल जो है GIT सिम्टम्स के साथ और निमोनिक जो है वो लंग के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती है। प्रोग्नोसिस जो है अगर अर्ली कर लें तो डेथ रेट इज़ लो, ठीक है। अगर इसको अवॉइड करें सेप्टिसिमिक की वजह तो 40%, और निमोनिक प्लेग में जो है ना वर्स्ट प्रोग्नोसिस है जो 100% लीथल है।
बुबोनिक प्लेग आप देखते हैं तो एक तो आपको लिम्फ नोड्स जो हैं वो दर्द वाले मिलेंगे, टेंडर होंगे, फ्लक्चुएंट होंगे और एनलार्ज्ड होंगे उनका डायमीटर। उसमें से बाद दफ़ा ये होता है कि जब वो एक ख़ास हद से ज़्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं तो दे डेवलप डिफरेंट साइनसेस। साइनसेस का मतलब ये होता है कि सुराख बनते हैं। साइनसेस वो सुराख हैं जिनका एक साइड जो है वो खुली होती है और एक साइड जो है वो बंद होती है, ठीक है। फिस्टुला ऐसे ट्रैक्स हैं जो कि दोनों साइड से ओपन सरफेसेस को आपस में लिंक कर देते हैं, कि एक साइड से ओपन होते हैं एक सरफेस में, दूसरी साइड से दूसरे सरफेस में ओपन होते हैं। कि फिस्टुला बना अगर इंटेस्टाइन के दरमियान वो इंटेस्टाइन के अंदर खुल रहा है और स्किन में हो तो वो एक्सटीरियर को खुल रहा है। मॉर्फोलॉजिकल अगर आप देखते हैं तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि इसमें 4 डिफरेंट है। माइक्रोस्कोपिकली आप देखते हैं तो एक तो नेक्रोसिस नजर आएगा आपको, लिम्फ नोड्स अगर आप पूरा एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्सरसाइज करके देखते हैं। ग्रैनुलोमास नजर आएंगे, जो नेक्रोटिक ग्रैनुलोमास। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मैसिव होगा। आपको बेसिलाई भी जो है ये yersinia pestis के ये आपको नज़र आ सकते हैं लिम्फ नोड में विद स्पेशल स्टेनिंग्स। इसके अलावा जिस जगह से आप लिम्फ नोड्स वगैरह निकालें तो उस विसिनिटी में आपको सेलुलाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ जो है सराउंडिंग टिश्यू जो है वो या सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो आपको नज़र आती है। यहाँ एक और बात और वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंपीरियल जापानीज आर्मी ने बॉम्ब चाइना ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स विद द फ्ली इन्फेक्टेड बुबोनिक प्लेग। दीज ऑपरेशन कॉज एपिडेमिक प्लेग आउटब्रेक्स। ये एक जो है ना हिस्टोरिकल फैक्ट है। दूसरा, इस तरह ये डिस्चार्जिंग साइनसेस हैं, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं नेक्रोटिक एरियाज हैं और इसमें से ये डिक्रोजिंग साइनसेस हैं जिसमें से पस वगैरह जो है वो डिस्चार्ज हो रही थी और ये बड़े इन्फेक्शियस होते हैं कि कोई हाथ लग गया किसी का, ठीक है, तो ये उस वहाँ से कांटेक्ट के ज़रिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो एंथ्रेक्स है। अब एंथ्रेक्स जो है ये भी एनिमल से ह्यूमन में गया बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैटल में और शीप में बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है लेकिन ह्यूमंस में कम है। लेकिन जब ह्यूमन में है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इसलिए इसको कैटेगरी ए लिस्ट में शामिल किया सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यूएसए ने एज अ वेपन ऑफ बायो टेररिज्म, ठीक है। इसमें इसके अलावा बॉटुलिज्म, निमोनिक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, टिलरीमिया और वायरल हेमोरेजिक फीवर भी उस कैटेगरी में आते हैं जो कि एज अ बायो टेररिज्म ये एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है एंथ्रेक्स, ग्राम पॉजिटिव है, एरोबिक है, 4.5 माइक्रोन लॉन्ग है, स्पोर फॉर्मिंग है और जो स्पोर्स हैं जो आउटसाइड बॉडी प्रोड्यूस होते हैं रेजिस्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये पोर्टल ऑफ एंट्री जो है 3 टाइप की जो है वो एंथ्रेक्स कॉज कर सकती है। अगर स्किन से एंट्री है तो स्किन एंथ्रेक्स है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। इसके अलावा पल्मोनरी फॉर्म में इनहेलेशन के ज़रिए जिसे वूल शॉर्टर्स डिजीज़ भी कहा जाता है और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अगर आप खा लेते हैं, लेकिन ये रेयर है। ज़्यादातर जो है वो इनहेलेशनल स्पोर्स हैं और क्यूटेनियस जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ है स्किन में, या स्किन में ज़ख्म हुआ होगा तो वहाँ से एंथ्रेक्स के स्पोर जो है वो ख़राब करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल अगर फीचर्स देखते हैं तो आपको ब्लीडिंग, हेमरेज, स्वेलिंग, एडीमा और आपको उधर नेक्रोसिस नज़र आएगा। क्यूटेनियस जो है वो कॉमन है बहुत ज़्यादा। इस तरह आपको एक एस्कार या मैलिग्नेंट पास्चूल इसे नज़र आता है। ये गैंग्रीनस टाइप एक बल्ज है। पहले पिंपल बनता है एक थोड़ा सा और फिर वो एक्सपैंड करके रप्चर करता है और उसके साथ ब्लिस्टरिंग भी होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये एरिया जो है वो नेक्रोज हो जाता है। और इसके साथ ये है कि इस पर अगर इसको आप ट्रीट नहीं करते तो सेप्टिसीमिया जनरलाइज जो है वो हो सकता है। ये आपको मैलिग्नेंट पास्चूल जो है वो नेक में नज़र आ रहा है, वो मैलिग्नेंट पास्चूल जो है वो शोल्डर रीजन में आर्म पे है। इसके अलावा पल्मोनी जो एंथ्रेक्स है उसमें जो है जब नेक्रोटाइजिंग निमोनिया होता है तो आपको जो है ना हेमरेजिक मेडिस्टाइनम हो सकता है, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है मेडिस्टाइनम के अंदर, सेंट्रल जो है चेस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा ये होगा कि ऑब्वियसली कफ होगी, कफ के साथ हेमोप्टाइसिस हो सकता है जिसे ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये एरोसलाइज जो है ना उसके साथ जो है ना हो सकता है। बड़ी डेंजरस लीथल कंडीशन है, इसलिए जब एंथ्रेक्स पे काम करना होता है तो जिस एंथ्रेक्स के अटैक भी हुए थे यूएसए में, वो मेल में कुछ साइंटिस्ट थे वो भेजते रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी डिफरेंट थ्योरीज हैं, उसकी वजह से इनहेलेशनल एंथ्रेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स जो है वो रेयर है ह्यूमंस में, लेकिन ये कि कैटल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। और इसमें ये होता है कि मिसेंटेरिक जो है ये इंटेस्टाइन के जो लिम्फेटिक सिस्टम उसको क्लॉग करता है, तो हेमरेजिक हो सकता है, ब्लीड कर सकते हैं और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। एंथ्रेक्स को अगर आप देखना हो तो आपको इसका सिंपल स्पेयर बनाना है। अगर सिंपल स्पेयर बनाए तो आप ये देखें कि यहाँ आपको जो है ये आपको वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स में ये आपको एंथ्रेक्स के इट्स लाइक ए शुगर केन, जिस तरह गन्ना नहीं होता, ठीक है, ये उस तरह के आपको ये एंथ्रेक्स के जो है ना ये बेसिलाई नजर आएंगे। शीप एगर पे ग्रो करते हैं और ये मेडूसा हेड से इन्हें कहा जाता है। मेडूसा जो थी वो आपको पता है एक कैरेक्टर है जिसके सर पे वो सांप से डिफरेंट से होते थे और वो जिसको देखती थी वो पत्थर का बन जाता था, लेकिन ये इधर पत्थर का नहीं बनता, ये डेंजरस एलिमेंट है। जब आप देखते हैं ये इस तरह के मेडूसा हेड के एक जो है ना मुख्तलिफ ब्रांचिंग पैटर्न शुगर केन लाइक पीनस नज़र आ रही है, तो दैट इज एंथ्रेक्स और इसको आप शीप ब्लड एगर पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा वूपिंग कफ है। वूपिंग कफ जो है जिसे कहते हैं कुत्ता खांसी, ठीक है। वूप आती है, वूप का मतलब होता है कि आप लंबा से लेते हैं और फिर खांसी जो है वो आपको मुसलसल शुरू हो जाती है काफ़ी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ऑब्वियसली इसके प्रोड्यूसर्स के खिलाफ जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीनेट करते हैं, लिहाजा ये बहुत कॉमन हो गई है। इसमें जो है ब्रोंकल एपिथेलियम में ये जो है प्रोड्यूसर्स जो है बॉर्डेटेला प्रोड्यूसर्स जो है वो उधर प्रोलिफरेट करता है और इसके अलावा आपके म्यूकस, ऑब्वियसली म्यूकस को भी इफेक्ट करता है। 7 to 10 डेज ऑफ एक्सपोजर जो है वो कैटारल स्टेज होती है जिसमें लो ग्रेड फीवर होगा, रनिंग नोज होगा, पानी आंखों से पानी निकल रहा होगा। उसके बाद वूप शुरू होती है कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको पहले बताई है। ये हीट लेबाइल टॉक्सिन स्क्रीट करता है और एक टॉक्सिन जो है वो हीट स्टेबल जो है वो एंडोटॉक्सिन है। लिम्फोसाइटोसिस जो है वो हिस्टामिन सेंसिटाइजिंग फैक्टर एक ये और प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स की तादाद जो है बढ़ जाती है। अगर आप इसको देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो एक तो ब्रोंकियल एपिथेलियम नेक्रोसिस आपको नजर आएगा, म्यूकोजल एरोजन्स भी आपको नजर आएंगी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो टूटी हुई है। लिम्फोसाइटोसिस आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा, आपको लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको नजर आएंगे कि आम ज़्यादा 70% होते हैं, 75% ही आपको 90% एंड मोर लिम्फोसाइट्स जो है ना वो आपको नजर आएंगे बॉडी जब प्रोड्यूसर्स आप स्मीयर में देखते हैं।